तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। मैंने पहले भी शायद कुछ बार बताया आप लोगों को, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ सजाए मौत नहीं है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ सजाए मौत है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे मौत देने की सज़ा या तरीका अलग अलग है। कहीं फांसी पर लटकाया जाता है, कहीं गोली मारी जाती है, कहीं जो इलेक्ट्रिक चेयर उस पर बिठाया जाता है, कहीं गैस चैम्बर के ज़रिए मौत दी जाती है, तो फायरिंग स्क्वाड के ज़रिए मौत दी जाती है। तो अलग अलग देश हैं, अलग अलग मारने के तरीके हैं। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक देश के एक स्टेट में डेथ पेनल्टी नहीं थी और उसी को लेकर एक केस आया सामने, और उसके बाद जो फैसला आया लोगों में बड़ा गुस्सा आया, और फिर बाद में उसको लेकर जो वहाँ का कानून है उसको बदला गया। कहानी अमेरिका की है, और ये कहानी है अमेरिका के जो सबसे बड़े स्टेट में से एक कैलिफोर्निया की। कैलिफोर्निया में एक शख्स रहता था जिसका नाम था लॉरेंस बर्नार्ड सिंगलटन। करीब 50 साल की उम्र थी। ये पहले वहाँ पे मर्चेंट सीमैन था नेवी में, लेकिन फिर नौकरी छोड़ दी। पहली बीवी तलाक दे चुकी थी उसकी बुरी आदतों की वजह से। फिर दूसरी शादी की, दूसरी बीवी ने भी उसे छोड़ दिया। वो उसको टॉर्चर करता था, मारता पीटता था। शराब पीकर ख़ास तौर पर ज़्यादा वो वायलेंट हो जाता था। कुछ छेड़खानी के भी उसके ऊपर इल्ज़ाम थे। जेल भी गया था, फिर बाहर आया था, और 50 साल हो गई थी यूं ही ज़िंदगी काट रहा था। उधर कैलिफोर्निया में ही एक दूसरी जगह पर, उधर दूर लास वेगस में एक और परिवार रहा करता था। उसमें हस्बैंड वाइफ थे, दोनों ठीक ठाक नौकरी करते थे, उनके 6 बच्चे थे। लेकिन हस्बैंड वाइफ में अक्सर खटपट होती, लड़ाई झगड़ा होता। बात इतनी बढ़ गई कि फिर दोनों ने तय किया कि वो तलाक ले लेंगे। अब जब तलाक लिया उन्होंने, तो उनमें से उनकी एक बेटी थी, मैरी विंसेंट, 15 साल उम्र थी। वो घर के इस माहौल से ऊब गई थी। माँ बाप के आए दिन के झगड़े ने उसको परेशान कर दिया था। तो जब बात तलाक तक आ गई, अब उसे लगा कि माँ बाप दोनों अलग हो गए तो क्या करें। तो मैरी विंसेंट ने यह तय किया कि वो घर छोड़ देगी, और वो एक दिन चुपचाप से घर से भाग गई। घर से भागने के बाद उसने कुछ लोगों से लिफ्ट ली। कुछ दिन उसने सड़क पे गुजारी। फिर उसे याद आया कि उसके दादा जो है वो कैलिफोर्निया में रहते हैं, तो वहाँ से लिफ्ट लेते हुए अपने दादा के घर गई। दादा के साथ कुछ दिन रही, लेकिन फिर उसे अपने घर की याद आने लगी, अपने माँ बाप की याद आने लगी। तो उसने तय किया कि अब वो वापस अपने पेरेंट्स के पास जाएगी। फिर उसने जाने के लिए वही तरीका इस्तेमाल किया। एक दिन चुपचाप दादा के घर से भी निकली और उसने कहा लिफ्ट लेकर पहुंच जाएंगे लास वेगास। उस ज़माने में लिफ्ट का एक रिवाज था, लिफ्ट के एक तरीके हुआ करते थे। सड़क के किनारे खड़े हो जाइए, जिस तरफ जाना उधर इशारा कीजिए, और तब आमतौर पर लोग अच्छे होते थे, लिफ्ट दे दिया करते थे। अब ज़माना बदल गया, और मैं लोगों को भी जिम्मेदार नहीं मानूंगा, बल्कि कई ऐसे क्राइम भी हुए हैं कि लिफ्ट दे दिया या लिफ्ट ले लिया और उसके बाद क्राइम हो गया। तो लोग थोड़ा डरते भी हैं अनजान लोगों को गाड़ी में बिठाने से, ख़ासतौर पर शाम या रात को। लेकिन तब ये माहौल ऐसा नहीं था। ये बात मैं जो कह रहा हूँ वो करीब 1978 की है। तो अब दादा के घर से निकलती है मैरी विंसेंट और अपने घर लास वेगास जाने के लिए सड़क किनारे खड़ी हो जाती है। लिफ्ट का इशारा करती है। जिस जगह पे ये खड़ी थी वहाँ पे 2 और लोग खड़े थे, और इत्तेफाक से जब थोड़ी बातचीत हुई, क्योंकि ये इंतज़ार कर रहे हैं कोई गाड़ी आए लिफ्ट दे तो आगे बढ़ें, तो पता चला कि वो दोनों भी लास वेगास के ही तरफ जाने के लिए खड़े हुए हैं। तब तीनों को एक ही मंजिल जाना है और तीनों को एक ही चीज़, और वो है कि लिफ्ट चाहिए। 29 सितंबर 1978 की कहानी है ये। अब मैरी विंसेंट खड़ी हुई है लिफ्ट के इंतज़ार में, उसके साथ 2 और लोग हैं। काफ़ी देर के बाद एक गाड़ी आती है। पहले तो एक कार आई, उससे लिफ्ट मांगी, उसने दी नहीं, वो चला गया। शायद उसमें ज़्यादा लोग बैठे हुए थे। ये भी था कि ये 3 खड़े हुए हैं तो एक साथ 3 को देना पड़ेगा। फिर एक नीले रंग की कार आई, तीनों ने इशारा किया लिफ्ट। कार थोड़ी दूरी पर जाकर रुकी। मैरी विंसेंट भागकर कार के पास गई और उसने जाकर उससे कहा कि हमें लास वेगास जाना है और हम 3 लोग हैं, इन दोनों को भी वहीं जाना है, कि आप हमें छोड़ देंगे, लिफ्ट देंगे। ड्राइवर करीब 50 साल उम्र थी उसकी, और उस ड्राइवर का नाम था लॉरेंस बर्नार्ड सिंगलटन। उसने मैरी विंसेंट को देखा और कहा कि तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, पर उन दोनों को नहीं बिठाऊंगा।
अब उसने कहा कि एक ही जगह जानी है और आपकी गाड़ी में कोई और है नहीं, आप सिर्फ अकेले हैं, जगह भी है, आप बिठा सकते हैं। उसने कहा तुम्हें अगर बैठना है तो बैठ जाओ, वरना मैं जा रहा हूँ, पर मैं उन दोनों को नहीं बैठाऊँगा, तुम्हें अकेले बिठाऊँगा। उसने कहा अच्छा 1 सेकंड में अपना बैग उठा लूँ। बैग वो वहीं पीछे रख कर आई थी। वो दौड़ कर वापस आती है, उन दोनों को बताती है कि जा तो रहा है, ड्रॉप कर रहा है, पर मैंने कहा कि आप दोनों को भी ले जाएं, वो मना कर रहा है, अजीब सा है। तो उन दोनों ने भी कहा कि मुझे अजीब सा लग रहा है, जब गाड़ी खाली है, रास्ते में और किसी को पिक नहीं करना है, तो उसको बिठाने में क्या दिक्कत है। तो मैंने उससे पूछा भी क्या वो आदमी ठीक है। फिर उसने कहा 50 साल का बुजुर्ग लग रहा है, क्या नुकसान पहुंचाएगा। तो दोनों ने कहा कि तुम जाओ, तुम निकल लो, तुम बच्ची हो, हमें इंतज़ार करेंगे, कोई दूसरी गाड़ी से लिफ्ट मिल जाएगी। अब मैरी विंसेंट जो है उस बूढ़े के साथ उस कार में बैठ जाती है। कार चल पड़ती है। थोड़ी दूर जाने के बाद अब वो वैसे ही बात भी कर रहा है, वो बता रही है अपने बारे में, पर वो ये भी कहता है कि तुम्हारे उम्र की मेरी भी एक बेटी है। उसे लगा आदमी शरीफ है, ठीक ठाक है। कार चली जा रही है। तभी थोड़ी देर के बाद झपकी आई नींद की और मैरी विंसेंट की आंख लग गई। लेकिन फिर अचानक थोड़ी देर के बाद उसकी आंख खुली। जब आंख खुली तो उसने देखा कि ये क्या, मैं शायद गलत रास्ते पे जा रहा है, क्योंकि उसको लास वेगास तक या हाईवे और वो सारी चीज़ें मालूम थी। उसने कहा ये तो हाईवे नहीं, कुछ और है। वो अचानक चौंकी और उसने कहा कि आप कहाँ ले जा रहे हैं, गलत रास्ते पर, हम कहाँ जा रहे हैं, हमें तो लास वेगास जाना है। तो अचानक कहता वो सॉरी, मुझे याद ही नहीं, मैं शायद रास्ता भटक गया हूँ, बस मैं शरीफ आदमी हूँ, तुम डरो मत, मैं ले चलता हूँ। और उसने गाड़ी मोड़ी और फिर उसको वापस हाईवे पर ले आया। और बाकायदा उसने कई बार सॉरी बोला, फिर थैंक यू भी बोला कि तुम्हारी वजह से रास्ता जो है वो मैं वापस मिल गया। अब वो वापस हाईवे पे आती तो अब लगता है कि इसको चलो ठीक है, गलती हो गई होगी। लेकिन फिर वो जिस तरीके से बिहेव कर रहा था कार के अंदर, विंसेंट को थोड़ा सा अजीब लगा वो शख्स, और अब उसे डर भी लग रहा है। और अब अंधेरा भी हो रहा है, हाईवे पे वो चली जा रही है। तो उसे लगा कि शायद ये आदमी ठीक नहीं है, अब उसका सिक्स सेंस कह रहा है। उसने कहा क्या करूं। फिर उसने अपने पैर की तरफ देखा, उसने देखा कि जूते का जो लेस है वो खुला हुआ है। उसने कहा कि जहाँ पे भी ये गाड़ी ज़रा सी भी धीमी होगी मैं कूद जाऊंगी, क्योंकि ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है। इसके बाद वो बैठी। थोड़ी दूर के बाद गाड़ी की जब रफ्तार स्लो हुई तो वो अपना लेस बांधने लगी। अच्छा, इस दौरान में हुआ है कि उससे पहले उसने वहाँ पे जो ड्राइवर है उसने सिगरेट पीना शुरू किया, तो मैरी खांसने लगी। उसने कहा शीशा गिरा, तो उसने कहा गिराओ। फिर वो नीचे उतर गया कि अच्छा तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, मैं बाहर सिगरेट पी लेता हूँ। वो बाहर उतरा और इसी दौरान में अब मैरी लेस बांध रही है जूते की कि भागना है, और वो झुकी हुई है। लेकिन उसे मालूम नहीं था, वो सिगरेट पीने के बहाने से नहीं उतरा था। उसके हाथ में एक वजनी चीज़ थी। जैसे ही मैरी नीचे की तरफ झुकी, उसने उस वजनी चीज़ से मैरी के सर पर एक वार किया। दोनों हाथों से सर पकड़कर मैरी वहीं कार की पिछली सीट पर गिर गई। और फिर थोड़ी देर के बाद उसे कुछ याद ही नहीं रहा कि वो कहाँ है, किस हाल में, बेहोश हो गई थी। जब उसकी आंख खुली तब उसने देखा कि सुबह हो चुकी है। उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं, कपड़े जिस्म पर एक भी नहीं है, पूरे जिस्म पर जख्मों के भी निशान हैं। पूरी रात कई बार उस शख्स ने मैरी के साथ रेप किया था। अब मैरी की जब अपनी हालत देखी तो वो रोने लगी। उसने कहा मुझे जाने दो। उसने कहा कि तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उसने कहा प्लीज़। वो उसके आगे गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो। थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि अच्छा चलो तुमको छोड़ देता हूँ, मैं आज़ाद करता हूँ। उसके बाद वो गाड़ी की तरफ गया। अंदर से फिर एक कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया। अब मैरी के हाथ बंधे हुए हैं, पैर भी बंधे हुए हैं। उसने वो कुल्हाड़ी उठाई, मैरी का एक हाथ पकड़ा और पहले कलाई से वो एक वार किया और पूरी कलाई काट डाली। फिर उसके बाद उसने कोहनी के पास दूसरा वार किया और आधा हाथ काट डाला। मैरी चीख पड़ी, लगभग बेहोशी के आलम अब उसके ऊपर सा वो हो रहा था। पर इस पे ही बस नहीं किया। इसके बाद लॉरेंस ने उसका दूसरा हाथ पकड़ा, सेम वैसे ही उसको काटा, कलाई और फिर कोहनी तक। लेकिन वो अब भी होश में थी, गिड़गिड़ा रही है, मुझे बख्श दो। इधर हाथ कटने से खून बहुत तेज़ी से बह रहा है और वो उसके आगे फिर भी गिड़गिड़ाती जा रही है। जहाँ पे ये कार रुकी थी वो एक
टीले जैसा था ऊंचा, नीचे करीब उसके बराबर में एक 30 फीट गहरी खाई टाइप की थी। अब वो गिड़गिड़ा रही है। इसके बाद लॉरेंस ने मैरी का सर पकड़ा बालों से और घसीटते हुए उसे किनारे से ले जाकर उस वहाँ तक ले गया जहाँ नीचे खाई है, 30 फीट गहरा नीचे, और घसीट कर सर से उसको ऊपर से नीचे फेंक देता है। उसके बाद वहीं खड़ा हुआ है, वो देख रहा है। अब उसे लगा कि दोनों हाथ तो काट डाले आधे आधे, खून बह रहा है और इतनी ऊंचाई से उसको नीचे फेंक दिया, बचने की कोई गुंजाइश नहीं। थोड़ी देर रुका, सिगरेट पी। उसके बाद जब वो मुतमईन हो गया कि अब उसकी मौत हो चुकी होगी, वो गाड़ी में बैठता और चला जाता है। इधर मैरी अब नीचे गिरी है, 2 हाथ कटे हुए हैं। नीचे गिरने के बाद पथरीले ज़मीन और पत्थर से उसकी पसलियों की 4 हड्डियां टूट जाती हैं। ठीक से अब उससे झुका या खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, लेकिन हिम्मत देखिए कि वो अब भी जिंदा है और होश में है। अब वो गिरी, उसके बाद उसने देखा कि थोड़ी देर तक सांस रोक के, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर उसे ऊपर पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ तो शायद वो नीचे आकर मार डाले। वो इंतज़ार करती रही कि शायद वो चला जाएगा, ज़्यादा देर नहीं खड़ा रहेगा क्योंकि रिस्क है उसके खड़े रहने में। आखिर काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद जब उसे यकीन हो गया कि वो शायद जा चुका है, अब उसने उन पथरीली चट्टानों पे धीरे धीरे चढ़ना शुरू किया। चढ़ते चढ़ते, चूँकि लगभग 30 फीट थी, पूरी रात और अगला दिन निकल गया, क्योंकि वो बहुत सुस्त रफ्तारी से चल रही है। इधर दोनों हाथ कटे हुए थे, खून बह रहे हैं। उसने वो जो नीचे कुछ कीचड़ और मिट्टी थी उसके अंदर अपने हाथों को यूं डाला, और दोनों हाथ, उसने कहीं पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ कटा हुआ हो तो नीचे की तरफ करें तो खून तेज़ी से बहता है। उसने अपने हाथों को हवा की तरफ रखा, उन कटे हुए हाथों को, ताकि खून नीचे की तरफ ना आए, और उसी पोजीशन में हाथ को कटे हुए ऊपर उठाकर अब वो चढ़ाई शुरू करती है। आखिरकार कई घंटों के बाद रुकते बैठते, सोचिए कि 2 हाथ कटे हुए, 4 पसलियों की हड्डियां टूटी हुई हैं, और वो न सिर्फ जिंदा है, बेहोश भी नहीं है, और अब भी जंग लड़ रही है। अब वो करते करते आखिरकार ऊपर आ जाती है, लेकिन जब वो ऊपर आती है 24 घंटे से भी ज़्यादा बीत चुका था, फिर से शाम हो गई। अब वो ऊपर आने के बाद इंतज़ार करती है कि शायद यहाँ से कोई गाड़ी गुजरे। ठीक उसी जगह आई थी जिस जगह से उसे धक्का दिया था और जहाँ पे उसका हाथ काटा था। अब उसके बाद वो मेन सड़क तक पहुँचती है। वहाँ पहुँचने के बाद अब गाड़ी का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन रात हो गई, कोई उसकी तरफ देख भी नहीं पाएगा, अंधेरा था। पूरी रात उसने अब वैसे ही काटी। ये दूसरी रात थी। अब सुबह हुई। जब सुबह हुई तो पहली बार उसे एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। बदन पे कोई कपड़ा नहीं, हाथ कटे हुए, चेहरे से लेके पूरा जिस्म खून से सना हुआ है। अब इस आलम में एक कोई शख्स हाईवे के किनारे खड़ा होकर लिफ्ट मांग रहा हो तो जो गाड़ी में भी गुजर रहा है उसके ऊपर क्या बीतेगी, इसको भी याद, थोड़ा सा ध्यान रखिए इसका। अब पहली गाड़ी गुजरी, उसमें 3-4 लोग थे। अब जैसे ही ये सड़क के किनारे आएगी ताकि वो लिफ्ट मांगे, हाथ तो है नहीं कि इशारा भी कर सके, लेकिन वो पता चल रहा है कि ये लिफ्ट मांग रही है, मजबूर है। बट गाड़ी में बैठे हुए लोग, एक बिना कपड़ों के एक ऐसी लड़की जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, खून पूरा जिस्म से भरा हुआ है, वो डर के मारे गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर भाग जाते हैं। बहुत गुस्सा भी आता है। अब उसे लगता है कि मैं क्या करूं। इधर उसे भयानक नींद भी आ रही है, नींद कहें या बेहोशी कहें, और उसे ये भी पता है कि अगर वो सो गई तो फिर बचेगी नहीं, क्योंकि फिर शायद उस तक कोई पहुंच नहीं पाएगा और खून तब तक बह चुका होगा। तो अपने आप को खुद ही जगा रही है, बार बार कह रही है कि सोना नहीं है, सोना नहीं है। थोड़ी देर और बीतती है। इसके बाद एक पुराना सा ट्रक उसी रूट से गुजरता है। उस ट्रक पे एक हस्बैंड वाइफ थे जो हनीमून मनाकर लौट रहे थे। ये फिर वहीं खड़ी हो जाती है इस उम्मीद में कि शायद कोई उसे बचा ले। ट्रक ड्राइवर और उसकी वाइफ दोनों इस हाल में एक लड़की को देखते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन फिर वहीं थोड़ी आगे जाकर उन्हें लगता है कि नहीं, शायद उसे मदद की ज़रूरत है। अच्छे लोग थे। फ़ौरन वो ट्रक से पति पत्नी नीचे उतरते हैं, आते हैं, और उसके बाद उसे अपने साथ ट्रक पर बिठाते हैं। ट्रक पर बिठाने के बाद थोड़ी दूर जाते हैं, तब मोबाइल था नहीं, और एक फ़ोन बूथ पे वो
फ़ोन करते हैं इमरजेंसी सर्विस के लिए। इमरजेंसी सर्विस से फ़ोन करने के बाद एक चॉपर आता है सरकारी, और उस चॉपर पे मैरी विंसेंट को फ़ौरन नज़दीक के अस्पताल ले जाया जाता है। वो अब भी होश में थी, अब भी जिंदा थी। अस्पताल ले जाने के बाद अब उसका इलाज शुरू होता है और डॉक्टर उसको देखकर इस बात पे हैरान थे कि ये बची कैसे। उसके जिस्म से आधे से ज़्यादा खून रिस चुका था और जो बाकी खून बचा था वो लगभग जहरीला हो चुका था, क्योंकि मिट्टी, कीचड़, धूल उस जख्म के ज़रिए। तो खून जहरीला आधे से ज़्यादा निकल चुका है, लगभग 30 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन वो फिर भी ज़िंदा है और डॉक्टर इस बात पर हैरान थे। इसके बाद इमरजेंसी, उसका ऑपरेशन, सब कुछ शुरू हुआ। अब जब ये सब कुछ हुआ तो फिर उसे बेहोश किया गया, तब वो बेहोश हुई। उसके बाद जब होश में आई तब तक पुलिस को मालूम, खबर दी जा चुकी थी। पुलिस ने स्टेटमेंट दिया। मैरी विंसेंट ने अपना स्टेटमेंट दिया। उसने गाड़ी का नंबर उसे याद नहीं था। उसने गाड़ी का हुलिया बताया, कलर बताया और उस शख्स का हुलिया बताया जिसने उसे लिफ्ट दी थी, 50 साल के उस शख्स लॉरेंस बर्नार्ड सिंगलटन की। पुलिस ने स्केच बनवाया और पूरे इलाके में, अमेरिका में, जो उसके अलग अलग अखबारों में उसके फ़ोटो छपे, पोस्टर चिपकाए गए कि ये वांटेड है। एक कैलिफोर्निया में ही एक पड़ोसी ने उस पोस्टर को देखकर पहचान लिया कि ये तो उसके बराबर में रहने वाला लॉरेंस है। उसने फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसने कहा ये जो आपने तस्वीर आपने दी है, जिसको आप वांटेड है, ये मेरे पड़ोस में रहता है, इसका नाम लॉरेंस बर्नार्ड सिंगलटन है। पुलिस फ़ौरन उस घर में पहुंचती है। सिंगलटन वहीं था। पुलिस उसे दबोचती है, गिरफ्तार करके ले जाती है। अब उससे पूछताछ होती है। पुलिस उसके ऊपर रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर, बाकी सारा तमाम सेक्शन के तहत केस दर्ज करती है। अब अदालत में मुकदमा शुरू होता है। अब यहाँ एक नई कहानी आ जाती है। अदालत में जब कहा जाता है सिंगलटन को कि तुम पर ये इल्ज़ाम है, तो कहता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वो उल्टा कहता है कि जो मैरी विंसेंट है ये एक प्रोस्टिट्यूट है और मैंने इसको पैसे दिए। मेरी गाड़ी में एक और शख्स था, मुझे बीच में पता नहीं मालूम, मैं भूलने की बीमारी है, सो जाने की जल्दी बीमारी है, तो शायद उसी ने कुछ किया हो और फिर वो भाग गया हो। मैं बेकसूर हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें थीं। जो 2 लोग और खड़े हुए थे वो भी विटनेस थे। उन सबको देखते हुए ही उसका तर्क कमज़ोर हो गया। लेकिन इधर एक नई परेशानी और अड़चन ये थी कि कैलिफोर्निया में 2000, बल्कि 2000 नहीं, 1778 से लेकर 1972 तक डेथ पेनल्टी थी, सजाए मौत थी। और इस दौरान 1778 से लेकर 1972 तक करीब 709 लोगों को सजाए मौत दी गई थी, 709। लेकिन 1972 में वहाँ के बहुत सारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और सरकार और वहाँ के जो गवर्नर, इन लोगों ने डेथ पेनल्टी का विरोध किया और कहा कि किसी को सजाए मौत नहीं मिलनी चाहिए। तो कानून में मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 14 साल कर दी गई। चाहे आपका जुर्म कितना भी बड़ा, कितना घिनौना क्यों ना हो, 14 साल से ज़्यादा आपको सज़ा नहीं मिलेगी। तो 1972 में अब कैलिफोर्निया में डेथ पेनल्टी पर रोक लग गई है। उसी के बाद अब ये केस आया, दोनों पक्षों को सुना। इसके बाद जज ने अपना जब फैसला सुनाया, तो फैसला सुनाने से पहले जज ने कहा कि अगर मेरे पास पावर होता तो मैं इस शख्स को ऐसी सज़ा देता कि ये दोबारा कभी ज़िंदगी में आज़ाद हवा में सांस न ले, इसकी पूरी ज़िंदगी जेल की 4 दीवारी और सलाखों के पीछे ही कट जाए और फिर वहीं इसकी मौत हो जाए। लेकिन मैं मजबूर हूँ कानून से, और जो सज़ा का हमें अधिकार दिया गया, इसलिए मजबूरन इसे 14 साल की सज़ा दे रहा हूँ, जो मैक्सिमम पनिशमेंट है। एक लड़की जिसके दोनों हाथ काटे गए, जिसके साथ अनगिनत बार रेप किया गया और जो पता नहीं कैसे बच गए, जिसको लेकर डॉक्टर तक हैरान थे। ऐसी घिनौनी और ऐसी भयानक जुर्म के बावजूद सिर्फ 14 साल की सज़ा हुई लॉरेंस को। ऊपर से भी मजाक देखी कि 8 साल के बाद लॉरेंस को उसको बेहतर चाल चलन, जेल के अंदर उसकी अच्छाई को देखते हुए पेरोल दे दिया गया। मतलब सिर्फ उसने 8 साल जेल में काटे। इधर
जब 8 साल के बाद जेल से वो पैरोल पे बाहर निकला तो मैरी घबरा गई, क्योंकि कोर्ट में जब पेशी के दौरान उसने पहली बार उसने कहा कि जब मैं पेश हुई तो मेरे से कुछ दूरी पर वो खड़ा था और मैं उस सारे मंज़र मुझे याद आ रहे थे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और उसने धीरे से उसके कान में कहा था कि अपना आधा काम पूरा करूँगा और चाहे इसके लिए पूरी ज़िंदगी लग जाए, एक तरह की धमकी थी। और अब 8 साल के बाद वही शख्स जेल के बाहर आ गया। मैरी की ज़िंदगी में फिर से उथल पुथल कि पता नहीं क्या करे। वो वैसे ही वो दर्द, वो सारी चीज़ें जो उसके साथ बीती उसको इन 8 सालों में कभी सोने नहीं देता था। आप उसकी मानसिक हालत समझ सकते हैं। और इसी के बाद वहाँ की मीडिया ने भी अब ये खबरें जब ये पता चली कि 8 साल में ही ऐसे एक शख्स को रिहा कर दिया गया तो बड़ी आवाज़ उठी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसी दौरान में करीब उसकी रिहाई के साल भर के बाद ही एक इलाके से फ़ोन आता है पुलिस के पास कि जो शख्स 8 साल जेल में रहकर आया, मैं अपनी खिड़की से देख रही हूँ कि वो एक औरत के ऊपर हमलावर है, उसे मार रहा है। पुलिस की टीम फ़ौरन उस मौके पे पहुँचती है, उस घर में पहुँचती है तो देखती है कि एक औरत जिसके 3 बच्चे हैं उसकी लाश पड़ी हुई है और पूरा खून से घर सना हुआ है और मौके पर भी ही लॉरेंस बर्नार्ड सिंगल्टन मौजूद है। पुलिस उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। इस बार भी वो दलील देता है कि ये जो लेडी जिसके पास हुई, ये एक प्रोस्टिट्यूट है और किसी और ने मारा, मैं तो भूल जाता हूँ। अब उसे फिर कोर्ट में पेश किया गया। मैरी विंसेंट एक बार फिर गवाही देने के लिए आती है कोर्ट के सामने, क्योंकि क्राइम जो था और क्राइम सीन था एक जैसा था और उसकी अपनी सफाई में कही गई बात भी एक जैसी थी। तो मैरी अपने केस के बाद अब दोबारा पहुंचती है, दोबारा उसका आमना सामना होता है लॉरेंस से और भरी अदालत में फिर वो अपनी गवाही देती है, उसके बारे में बताती है कैसे क्या कुछ हुआ, फिर से सब कुछ सुनाती है। अब इस दौरान जब ये दूसरा जुर्म किया तो ये जो सज़ा है कैलिफोर्निया में कि इतनी कम, उसके लिए वहाँ आवाज़ उठने लगी। बल्कि ये हो गया कि शायद ड्रग्स के मामले में ज़्यादा सज़ा है, लेकिन किसी का रेप और मर्डर कर दो तो उससे कम। तो लोगों ने कहा कि ये कैसा इंसाफ है और इस डेथ पेनल्टी को जो रोक दिया गया है इसको शुरू किया जाना चाहिए। बहुत आवाज़ उठी, ये मुकदमा चल रहा और इसी मुकदमे के दम पर ये एक मूवमेंट बन गया। हर जगह अखबारों में बहस, बाकी जगहों पे बहस, टीवी चैनल पर बहस होने लगी और आखिरकार अदालत को लोगों की भावनाओं के आगे झुकना पड़ा और वहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने कानून चेंज किया और कहा 2 चीज़ें। एक, अगर किसी को कोई टॉर्चर करता है, रेप करता है, मर्डर करता है तो 14 नहीं 25 साल सज़ा, और उसके बाद अदालत को अधिकार है वो चाहे तो उसे डेथ पेनल्टी दे सकता है। अदालत ने दूसरे कत्ल और उससे पहले, चूँकि 8 साल में उसको बरी कर दिया गया था, उसके पहले गुनाह जो मैरी विंसेंट के साथ हुआ उसको देखते हुए लॉरेंस बर्नार्ड सिंगल्टन को सज़ाए मौत दी और सज़ाए मौत देने के बाद उसको 2001 में मौत की सज़ा मिलनी थी, 2001 में, करीब 2 से 3 महीने के बाद। पहली बार लोगों को लगा इंसाफ हुआ। पहली बार यह है कि मैरी विंसेंट के बाद वहाँ ये हुआ कि फांसी की अब जो है सज़ा और ऐसे मामलों में लोगों को डेथ पेनल्टी मिलेगी। लोग खुश हुए। मैरी इंतज़ार कर रही है अब उस दिन का जब अगले 2 से 3 महीने में उसका गुनहगार फांसी के फंदे या जो उनका डेथ का तरीका था उस वक्त 2001 में, मुझे इस वक्त याद नहीं एग्जैक्ट, लेकिन उसे मौत मिलेगी। और वो पहली बार थोड़ी सी मुतमईन थी, इत्मीनान थी कि चलो फैसला इंसाफ हो रहा है। लेकिन तभी 28 दिसंबर 2000 को फ्लोरिडा के जिस जेल में वो बंद था वहाँ से खबर आई कि लॉरेंस की मौत हो गई, उसे कैंसर था। ये खबर जब मैरी विंसेंट तक पहुँची वो उदास हो गई। उसने कहा कि मैंने चाहा था, मैंने मांगा था कि इसको इसके किए की सज़ा, जो किए की सज़ा कानून दे, लेकिन ये अपनी बीमारी से मर गया। इस बात का अफसोस था। इधर ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद विंसेंट ने, एक तो अदालत ने कहा कि विंसेंट जो है वो विंसेंट को सिंगल्टन करीब $2.5 मिलियन देगा मुआवजे के तौर पर। लेकिन यहाँ पे भी सितम देखिए कि उसके बैंक अकाउंट में कुल मिलाकर जो उसकी सेविंग थी वो $6,000 थी। तो पैसे कभी मिले नहीं मैरी विंसेंट को।
और वहाँ पे इस तरह के विक्टिम लोगों की इस तरह की किसी कोई मदद भी नहीं करता था। तो फिर मैरी विंसेंट की ज़िंदगी में एक शख्स आया, एक नौजवान आया, उसने पूरी कहानी जानी थी। उसने शादी के लिए प्रपोज़ किया, विंसेंट तैयार हो गई, दोनों की शादी हो गई। अब दोनों के 2 बच्चे हैं, खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। और अब मैरी ने एक ऐसा संगठन बना रखा है जो ख़ास तौर पर ऐसे ही रेप और उसके विक्टिम जिनकी कोई मदद नहीं करता, उनके लिए वो मदद करते हैं। उसके लिए वो इधर उधर से फंड जुटाते हैं। तो मैरी आज भी अपने पति और दोनों बच्चों के साथ खुश है, खुशहाल है। और ये मैरी ही थी जिसकी वजह से कैलिफोर्निया में डेथ पेनल्टी शुरू हुई 2001 में। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। 2019 में फिर से जो वहाँ के गवर्नर हैं कैलिफोर्निया के, उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट पर रोक लगा दी ये स्टेट में। और अभी ऐसे कई 100 मामले पेंडिंग हैं जिनको डेथ पेनल्टी मिली हुई। लेकिन मार्च 2019 से गवर्नर गेविन न्यूसम थे जिन्होंने इसको रोक लगाई हुई है। तो 2001 में जो शुरू हुआ था करीब 18 साल चला, लेकिन अब 19 मार्च से फिर से एक बार डेथ पेनल्टी पर कैलिफोर्निया में रोक है। अब ये कब हटेगा ये आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो ये थी आज की कहानी। लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले अपना सिलसिला। एक तो आज हमारे क्राइम तक टीम मेंबर 2 बहुत ही होनहार बच्चे, वर्णिता और अश्विनी, इन दोनों का ही आज जन्मदिन है। और अच्छा खासा आज केक वेक भी खिलाया सबने। तो वर्णिता और अश्विनी दोनों बहुत मेहनती और क्राइम तक टीम के साथ लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं। वर्णिता तो दिल्ली की है, अश्विनी मुंबई की है, मुंबई से यहाँ आई है और दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन दोनों को हैप्पी बर्थडे और हमेशा ये अच्छा करें, माँ बाप का नाम रोशन करें, यही मेरी दुआ है। इसके अलावा नेमिया, आज नेमिया का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नेमिया। और ये अभी शायद 1 साल की हुई है। और सुखपाल सिंह जी की बिटिया हैं ये। और ऊपर वाले से यही दुआ है कि नेमिया और उसकी मम्मी हमेशा अच्छी रहें, जैसा आपने लिखा था। इसके अलावा आज पूजा होडिगर, बल्कि पूजा होडगीर, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पूजा। और शिव शंकर जी की पत्नी है ये। महमूद अजहर का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे महमूद। और एहसान खान ने भेजा है। गोलू का भी जन्मदिन है आज, तो हैप्पी बर्थडे गोलू मोलू, हमारे यहाँ ऐसे ही बोलते हैं। और श्याम ने भेजा है। आकर्ष राज, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आकर्ष। और ये मधुलिका के बेटे हैं, तो हैप्पी बर्थडे। इंद्रपाल सिंह गिल, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे इंद्रपाल सिंह जी। और महरीन मलिक ने भेजा है रियाद से। साथ ही जयप्रकाश, कोमल और प्रशस्ति, थैंक यू सो मच आप तीनों का। और जयप्रकाश, मैंने आपका वीडियो मैसेज भी देखा, दिल से शुक्रिया आपका, आपके इस प्यार के लिए, आपके इस रिस्पेक्ट के लिए। और दीपक ने फिर मुझे पूरा बताया, तो कभी मुंबई आऊँगा तो पक्का वादा है आपसे ज़रूर मिलूँगा। साथ ही राम सिंह कंगरौत, ये थैंक यू सो मच, जयपुर के पास एक जगह पे रहते हैं ये, आपके इस प्यार के लिए और लगातार कहानी सुनने के लिए। विनय सिंह ने कहानी की फरमाइश की। इसके अलावा प्रदीप कुमार पांडा ने एक कहानी की फरमाइश की है। साथ ही संध्या रानी मिश्रा उड़ीसा से हैं, थैंक यू सो मच, आऊँगा उड़ीसा तो ज़रूर आपसे मिलूँगा। इसके अलावा देवराम गोदारा, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। शिवम तिवारी, और एक जगह इन्होंने लिखा है शिवम भाई ने, थैंक यू सो मच गलती सुधारने के लिए, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैंने कहीं कह दिया था 2014, जबकि वो 1914 है, तो कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। साथ ही अंशु खान, मदन लाहौरिया, थैंक यू सो मच। शुभांगी कुरादे, और इनका ये कहना है एपिसोड कहानी के 441 मिसिंग है, 441। बहुत गहरी नज़र है आपकी, चलिए मैं इसको पता करवाता हूँ 441 का रहस्य क्या है, दीपक से पूछता हूँ। चिरंजीत बसाक कह रहे हैं अब आप लाइव क्यों नहीं आते, क्वेश्चन आंसर। आऊँगा, जल्दी आऊँगा, बहुत सारे काम हो जाते हैं इसलिए नहीं आ पाता हूँ। राम सिंह खानग्रौत, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। इसके अलावा उज्जवल शाही, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए भी। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।